नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर वेब नॉवेल स्टोरी पर आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचना, हमारी कहानियां और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं, या फिर हम ऐसा ही दावा करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आपके जीवन से मेल खाती है, तो शायद आप हीरो हैं या फिर हमें पता नहीं। हमारा उद्देश्य आपको हंसाना, रुलाना और कभी कभी तो सोचने पर मजबूर करना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपत्ति और शिकायत, अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमें बताएं। हम आपको एक बड़ा सा माफी मांगेंगे और शायद एक चॉकलेट भी भेजेंगे। तो क्या आप तैयार हैं हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए? तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आएंगी। 7 अध्याय 7 अपराधी। कितना भयानक, जोन ने अपना मुंह ढकते हुए कहा, जैसे ही उसकी कोमल भूरी आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। बेनी और रिचर्ड ने जल्दी से उस दृश्य का जायजा लिया और खून से लथपथ शवों की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हन्ना ने बताया था। दोनों की हत्या साफ तौर पर बंदूकों से की गई थी। जब उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो गैंगस्टरों के लिए कोई दिलचस्पी का विषय हो। मैड डॉग्स गैंग के यहाँ होने का एकमात्र सबूत यह था कि दीवार पर मार्शल के अवशेषों पर उनका प्रतीक चिन्ह स्प्रे पेंट से बनाया गया था। हम हन्ना को उन्हें फिर से इस तरह नहीं देखने दे सकते, जॉन ने थोड़ी देर बाद कहा। चलो उन्हें बाहर दफना देते हैं। उन्होंने गंभीर भाव से मार्शलों को इमारत से बाहर निकाला और सम्मान के चलते शवों को और नुकसान न पहुंचाने की पूरी सावधानी बरती। जॉन ने मुख्य द्वार खोलने की कोशिश की ताकि वह खुला रहे, क्योंकि वे लोग और लिसा शवों को ले जा रहे थे। तभी किसी ने उसकी नजर पकड़ी। एक आदमी स्टेशन की तरफ आ रहा था। यह देखकर कि इमारत से लोग निकल रहे हैं, वह अचानक मुड़ा और भागने लगा, मानो उसे पता हो कि अंदर क्या हुआ होगा। रुको रुको, जोन चिल्लाई और दूसरों ने भागते हुए आदमी को देखा। जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना होगा, बेनी ने आग्रह किया। उन्होंने जल्दी से लेकिन आराम से शवों को नीचे रख दिया। लिसा और जॉन ने तुरंत उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन की पार्किंग के चारों ओर लगी बाड़ के पास पहुंचा था। इससे पहले कि वे दोनों बहुत दूर निकल जाते, रिचर्ड ने उन्हें आवाज दी, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। सुनिश्चित करो कि तुम उसे पकड़ लो। अपने दोस्त की मौत देखकर गुस्से में जॉन उस संदिग्ध आदमी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। वह अपराधी को पकड़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि संदिग्ध आदमी पहले ही अच्छी बढ़त बना चुका था और जॉन, जो दौड़ने की हालत में नहीं था, उसके साथ बने रहने के लिए सांसें थम रही थीं। संदिग्ध आदमी ने कंधे के ऊपर से देखा और पाया कि उसका पीछा अभी भी किया जा रहा था। फिर बिना रुके वह एक मोड़ पर मुड़ा और उत्तर की ओर बांध की ओर चल पड़ा। जॉन ने अपने बगल में दौड़ रही लिसा पर एक नजर डाली और देखा कि हालांकि उसकी पीठ पर अभी भी वह भारी भरकम ताबूत था, फिर भी वह उसे कोई परेशानी नहीं दे रहा था। चेहरे पर शांत भाव लिए दौड़ते हुए लिसा ने कहा, हमें अभी उसका पीछा करना चाहिए। जॉन इतनी तेजी से सांस ले रहा था कि वह जवाब नहीं दे सका, लेकिन फिर भी वह अचानक बोल पड़ा, क्यों? लिसा ने जवाब दिया और ऐसे बोली जैसे कि वह किसी संदिग्ध के पीछे भागने के बजाय सिर्फ एक सामान्य बातचीत कर रही हो। वह बांध की ओर जा रहा है। क्या होगा अगर वह हमें उन गैंगस्टरों की ओर ले जाए जो मार्शल की हत्या के लिए जिम्मेदार थे? वे बांध के ब्लूप्रिंट की तलाश कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम उस आदमी को पकड़कर गड़बड़ नहीं कर सकते। जॉन मौखिक रूप से जवाब नहीं दे सका, बल्कि उसे अपनी सहमति दिखाने के लिए अंगूठा दिया। इस उच्च गति वाले पीछा के 10 मिनट के बाद जॉन और संदिग्ध दोनों काफी धीमे हो गए थे। दूसरी ओर लिसा पूरी तरह से ठीक महसूस कर रही थी। उसके रोबोटिक पैरों को कोई तनाव या थकान महसूस नहीं हुई। वास्तव में अगर वह केवल संदिग्ध का पीछा करने का इरादा नहीं रखती, तो वह उसे बहुत पहले पकड़ सकती थी। घर और व्यवसाय दूर हो रहे थे, क्योंकि वे अब शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए थे। संदिग्ध एक खड़ी पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा था, जो बांध पावर स्टेशन तक जाता था। तुरंत उस आदमी ने दौड़ना बंद कर दिया और फिर कठिन कदमों के साथ उस पर चलना शुरू कर दिया। इस खड़ी पहाड़ी को देखकर जॉन ने दौड़ना छोड़ दिया और जोर जोर से हांफते हुए बैठ गया। भाई, आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। जॉन हांफने लगा, क्योंकि लिसा उसकी जांच करने के लिए रुकी। जितना मुझे रुकने से नफरत है, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ। ठीक है, मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा, लिसा ने जवाब दिया। यहाँ, क्या आप मेरे लिए इस पर नजर रखेंगे? लिसा अपने ताबूत से फिसल गई और उसे पास में एक जंग लगी वैन के खिलाफ झुका दिया। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि कोई भी इसे चुराता न है।
जॉन ने बस सिर हिलाया और आराम से बैठने के लिए अपनी पैंट से बंदूक निकाल ली। लिसा संदिग्ध के बहुत आगे निकलने से पहले ही उसके पीछे दौड़ने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि वह लगभग चोटी पर पहुंच गया था और उसने उसे पकड़ने के लिए दोगुनी गति से दौड़ने का फैसला किया। जॉन को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने लिसा को घोड़े की गति से खड़ी पहाड़ी पर दौड़ते देखा। ऐसे पैर पाने के लिए उसे किस तरह की कृत्रिम सर्जरी करवानी पड़ी। खर्च की तो बात ही छोड़िए, जॉन ने मन ही मन सोचा। लिसा पहाड़ी की चोटी पर पहुंची और जल्दी से बांध के बड़े घेरे हुए हिस्से पर नजर डाली। घेरे के अंदर जाने पर लिसा ने पाया कि वह काफी खुला हुआ था। संदिग्ध अब मुख्य भवन की ओर जाने वाले एक द्वार पर था और वह 4 हथियारबंद गार्डों से हांफते हुए बात कर रहा था। लिसा जल्दी से एक शिपिंग कंटेनर के पीछे छिप गई, इससे पहले कि उसे देखा जाता। संदिग्ध एक गार्ड के साथ अंदर चला गया, जबकि बाकी 3 गार्ड तेजी से बांध के प्रवेश द्वार की ओर भाग गए। लिसा शिपिंग कंटेनर के दूसरी तरफ फिसल गई क्योंकि पुरुष उसके स्थान से गुजर रहे थे। फिर वह तेजी से इमारत की ओर बढ़ी, यह सुनिश्चित होने पर कि कोई भी अभी भी निगरानी नहीं कर रहा है। वह उस दरवाजे के पास आई जिस पर गार्ड खड़े थे और उसने अपना कान उस पर दबा लिया। बातचीत की दबी हुई आवाजें सुनी जा सकती थीं और उसने फैसला किया कि अगर वह दूसरे तरीके से जाए तो सबसे अच्छा होगा। पीछे हटते हुए उसने इमारत की हरी धातु की छत को देखा। छतों के 3 स्तर थे और केवल उच्चतम छत के केंद्र में एक बड़ा रोशनदान था। वह नीचे झुक गई, फिर कूद गई। पहली छत की ऊंचाई लगभग 3 मीटर ऊंची थी, लेकिन वह आसानी से दोनों पैरों के साथ उसके ऊपर उतर गई। जब वह धातु की छत पर उतरी तो उसके जूतों ने मुश्किल से उसकी उपस्थिति को दूर करने के लिए कोई आवाज की। अगर अंदर किसी ने इसे सुना होता तो वे आसानी से इसे पुरानी इमारत बसने की गलती कर सकते थे। आखिरी 2 छतें केवल 1.5 मीटर ऊंची थीं और वह रोशनदान तक पहुंचने के लिए आसानी से उन पर चढ़ सकती थी। अपने नीचे पीछे मुड़कर देखते हुए लिसा ने नीचे के 3 गार्डों की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। 2 गार्ड अभी भी प्रवेश द्वार पर थे और किसी के लिए सड़क की ओर देख रहे थे, जबकि तीसरा दरवाजे की रखवाली करने के लिए वापस आ रहा था। अगर वह बहुत देर तक इंतजार करती तो उसे जमीन पर या कूदते समय देखा जाता। ऐसा लग रहा था कि वह अभी के लिए स्पष्ट थी। ऐसा भी लग रहा था कि जॉन को भी अभी तक देखा नहीं गया है। रोशनदान के किनारे पहुंचकर लिसा ने एक कोने में शीशे के टूटे हुए हिस्से से झांका। नीचे कमरे के बीचों बीच कई आदमी 2 समूहों में आमने सामने खड़े थे। एक तरफ 6 बदमाश खड़े थे जिनके एक हाथ पर लाल बाजूबंद था। उन सबके हाथों में पिस्तौल या बंदूकें भी थीं। उनका नेता पीली कमीज पहने एक आदमी था जिसके दोनों ओर काली कमीज पहने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। ये वही दोनों होंगे जिन्होंने हन्ना के माता पिता को मार डाला होगा, लिसा ने मन ही मन सोचा। ऐसे माहौल में लोगों को बार बार कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ सैन्य वर्दी में 3 आदमी थे। बीच वाले आदमी की रखवाली कर रहे 2 आदमी ऐसी चीजें लिए हुए थे जो उच्च स्तरीय सैन्य ग्रेड लेजर राइफलें जैसी लग रही थीं। बीच वाले आदमी ने एक अधिकारी जैसी वर्दी पहन रखी थी और उसकी छाती पर लटकी हुई पिस्तौल में सिर्फ एक सैन्य पिस्तौल थी। लिसा ने यह देखने के लिए भेंगाया कि तीनों सैनिकों के कंधे के पैड पर पैच पर क्या लोगो था। उसकी आंखें संदेह और अवमानना से सिकुड़ गईं। यह अमेरिकी फांसीवादी शासन का प्रतीक था। विशेष अधिकारी डैनियल हॉकिंस अपने नए असाइनमेंट से नफरत कर रहे थे। उन्हें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में काम करने से स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके बजाय फील्ड वर्क करने के लिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें अंततः एक आसान कार्यालय की स्थिति मिल गई है, केवल सक्रिय सेवा में वापस लाया गया। उसके ऊपर उसे किसी भी वंश सभ्य शहरों से दूर इस नारकीय जंगल क्षेत्र में भेज दिया गया था। अब उसे इस स्थानीय बदमाश से निपटना था ताकि इस जंग खा रहे पुराने बांध को फिर से चालू किया जा सके। उसके वरिष्ठों ने भी उसे इसकी कोई वजह नहीं बताई थी। उसे बस इतना पता था कि हाल ही में साल्ट लेक सिटी इलाके में एक छापे से भागे किसी बदमाश गुंडे के होने की संभावना है। उसे शहर भर में लगे सुरक्षा कैमरों तक पहुंचने के लिए बिजली वापस चालू करनी थी ताकि वह अपने अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था से हर चीज पर नजर रख सके और अपनी खोजों की रिपोर्ट दे सके। हमने वही किया जो तुमने कहा था, पीली कमीज वाले गैंगस्टर ने गुर्राते हुए कहा। अब पैसे दे दो, हम तुम्हें ब्लूप्रिंट दे देंगे। हॉकिंस ने उपेक्षापूर्ण ढंग से कहा, बहुत अच्छा। चलो एक दूसरे से पुष्टि कर लेते हैं कि दोनों सामग्री वैध हैं। हॉकिंस ने अपनी बाईं ओर के गार्ड को सिर हिलाया, जिसने तुरंत 2 स्कैनर खरीदे। उसने एक गिरोह के सरगना को सौंप दिया। फिर उसने एक मेमोरी स्टिक निकाली और उसे स्कैनर में डाल दिया। गैंग लीडर ने अपनी मेमोरी स्टिक से भी ऐसा ही किया। स्कैनर ने बीप की, जिससे उनकी सामग्री का खुलासा हुआ और प्रत्येक पक्ष ने पुष्टि की कि सब कुछ क्रम में था। उत्कृष्ट।
हॉकिंस ने कहा कि मेमोरी स्टिक को गैंगस्टर के सैनर से बाहर निकालते हुए उसे सौंप दिया गया था। वैसे आपने गवाहों को खत्म कर दिया है ना? हाँ, पुलिस स्वर और उसका परिवार मर चुका है। मैंने उन्हें खुद मार डाला। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास करो मी अमीगो। गैंगस्टर ने अपने शब्दों में विश्वास दिखाने के लिए गर्व से अपनी बाहों को चौड़ा करते हुए जवाब दिया। अब अगर आपको हमारी आवश्यकता नहीं है तो हम अपने रास्ते पर होंगे। व्यवसाय के लिए धन्यवाद। तो वह वास्तव में मार्शल के परिवार का हत्यारा है। लिसा ने पीले रंग की शर्ट वाले गैंगस्टर को देखते हुए सोचा। आपका बदसूरत चेहरा याद रखना आसान होगा। गैंगस्टर जल्दी से इमारत से निकलकर शहर के सबसे उत्तरी हिस्से की ओर चल पड़े। सैनिक इमारत के दूसरे छोर से बाहर निकल आए। यह देखकर लिसा एफआर के पीछे इमारत के पीछे की ओर चली गई। हालांकि वह मार्शल के हत्यारों की तलाश में थी, लेकिन एफआर के सैनिक उसके लिए ज्यादा चिंता का विषय थे। इमारत के पीछे एक बड़ी भारी बख्तरबंद सैन्य शैली की हमर खड़ी थी। उसका इंजन चल रहा था और उसके ऊपर एक स्वचालित बुर्ज था जो धीरे धीरे घूमकर परिधि की रखवाली कर रहा था। सैनिक गाड़ी में सवार हो गए और गाड़ी धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकलने लगी। गाड़ी बांध के ऊपर नदी पार करने वाली सड़क की ओर जा रही थी। मुझे उनसे वो ब्लूप्रिंट लेने होंगे और पता लगाना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, लिसा ने मन ही मन सोचा और बिल्ली की तरह शान से जमीन पर कूद पड़ी। गैंगस्टर्स इंतजार कर सकते हैं। लिसा ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हमर की ओर इशारा किया जो अभी बांध की सड़क पर खींच रहा था। उसकी बाह ने अचानक यंत्रवत खुद को खोल लिया और अंदर एक बड़ी बंदूक जैसे हथियार का खुलासा किया। वह मुस्कुराई, लगभग दुष्टतापूर्वक, और निकाल दिया। 8 अध्याय 8 झड़पे। पाव पाव पाव। लिसा ने अपनी आम गन से सैन्य वाहन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाईं। पहली गोली स्वचालित बुर्ज पर लगी जिससे उसकी बख्तरबंद प्लेटिंग को कुछ नुकसान पहुंचा और उसके नीचे लगे सर्किट खुल गए। दूसरी गोली पीछे की खिड़की पर लगी जिससे उसका बुलेट प्रूफ शीशा टूट गया और मकड़ी के जाले जैसा दिखने लगा। आखिरी गोली वाहन के दाहिने पिछले टायर पर लगी जिससे एक तेज पॉपिंग की आवाज आई और हमर फिसलकर रुक गया जिससे बांध का रास्ता अवरुद्ध हो गया। स्वचालित बुर्ज ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और गोलियां चला दीं। गोलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि उनकी गिनती करना नामुमकिन था। गोलियों की भीषण बौछार से बचने के लिए लिसा बांध के किनारे बनी दीवार के पीछे छिप गई। जैसे ही गोलियों की बौछार अचानक रुकी, उसने सैनिकों को चिल्लाते हुए सुना जो हमर से बाहर निकलकर रक्षात्मक स्थिति बना रहे थे। लिसा ने दीवार के पीछे से एक त्वरित नजर डाली, लेकिन निराशा की भावना से मुलाकात हुई। बुर्ज को गर्मी दृष्टि संवेदी उपकरणों से सुसज्जित किया जाना था, अन्यथा यह इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था और उसका स्थान ढूंढ सकता था। अगर वह उस अधिकारी को पकड़ना चाहती थी तो उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। आमतौर पर अमेरिकी फांसीवादी शासन एफआर में अधिकारियों के साथ केवल 2 गार्डों के बजाय कहीं अधिक सैन्यकर्मी होते थे जो उनके साथ थे। अगर उसने अभी अभिनय नहीं किया तो उसे इस तरह का मौका कभी नहीं मिल सकता था। अपने चमड़े की जैकेट से लिसा ने अपना म्यान हुआ सुस्त काला कटाना निकाला। फिर एक त्वरित व्यापक गति देते हुए उसने कटाना को 1 मीटर की लंबाई पर रोकने के लिए खोल दिया। उसे अपने बाएं हाथ में पकड़कर उसने प्रत्याशा के साथ उसे कसकर पकड़ लिया। एक तेज सांस लेते हुए उसने मानसिक रूप से अपने अगले कदम की योजना बनाई। लिसा ने मन ही मन सोचा, शायद इसे जल्दी से समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि पहले उस बुर्ज को बाहर निकाला जाए। लिसा ने फिर जैकेट उतारकर एक तरफ फेंक दी। उसकी चमड़े की जैकेट के नीचे एक स्किन टाइट फीका काला बॉडी सूट था जिसका डिजाइन किसी सर्फर के स्प्रिंग सूट जैसा लग रहा था। हालांकि यह कोई साधारण सूट नहीं था। सेना द्वारा बहुत पहले गढ़ा गया यह सूट घनीभूत केवलर फाइबर, सिरेमिक और अन्य विज्ञान कथा जैसे आघात अवशोषक सामग्रियों से बना था। यह अधिकांश छोटे हथियारों और राइफल की गोलियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम था। अगर कोई इस सूट को ध्यान से देखे तो उसे इन सामग्रियों का एक षटकोणीय पैटर्न दिखाई देगा जो एक साथ ढाला गया है, जो लचीलापन और आघात अवशोषण तकनीक दोनों प्रदान करता है। लिसा जानबूझकर लुढ़कते हुए सड़क पर कूद पड़ी क्योंकि बुर्ज एक बार फिर उसके हीट सिग्नेचर पर लॉक हो गया था। लिसा पर लगातार गोलियां बरस रही थीं क्योंकि वह उनसे बचने के लिए कई बार लुढ़क रही थी। उसके पीछे से आ रही गोलियां उसकी जान लेने से बस कुछ ही मिलीमीटर दूर थीं। लिसा तेजी से उछलकर बांध की सड़क पार करके सड़क के दूसरी तरफ तेजी से भागी। फिर वह बांध की सड़क के दूसरी तरफ दीवार के पीछे कूद गई और बुर्ज से गोली चलने की आवाजें तुरंत बंद हो गईं। लिसा ने खुद को शांत किया और सांसें संभाली। उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। अच्छा, अब जब मुझे बुर्ज की प्रतिक्रियाओं का समय याद आ गया है तो चलो इसे बाहर निकालते हैं।
लिसा दीवार के पीछे से पहले की तरह लुढ़कती हुई फिर से प्रकट हुई, हालांकि इस बार सीधे सड़क पार करने के बजाय उसने हमर पर हमला कर दिया। गोलियां उस पर गुस्से से भरी तेज बौछारों में बरस रही थीं, लेकिन हर बार जब उसकी रफ्तार रुकती तो वह सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर अपनी दिशा बदल लेती। कुछ ही देर में दूरी कम करते हुए वह अचानक बुर्ज के ऊपर हवा में ऊंची छलांग लगा गई। महिला की अनियमित हरकतों के बाद बुर्ज ऊपर की ओर घूमता था, लेकिन अब तक इसने फटने में शूटिंग बंद कर दी थी और स्वचालित आग का सहारा लिया था। हर शॉट उसके ठीक पीछे चला गया क्योंकि वह आकाश से उल्का की तरह गिर रही थी। बुर्ज के धातु कवच पर एक भारी क्लैंग के साथ उतरते हुए उसका सुस्त काला कटाना उस उजागर कवच में गहराई से एम्बेडेड था जिसे उसने पहले गोली मार दी थी। उसे कटाना को ऊपर की ओर एक त्वरित मोड़ देते हुए उसने हमर की छत से बुर्ज को हटा दिया। बोल्ट और बिजली के तारों ने जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने बुर्ज को पूरी तरह से फाड़ दिया, इसे पूरी तरह से अक्षम कर दिया। अधिकारी हॉकिंस पहले तो हमलावर महिला की गति और शक्ति को देखकर चौंक गए। फिर भी जैसे ही वह बुर्ज को फाड़ रही थी, वह अपने अचंभे से बाहर निकल गया और उसे गोली मारने के लिए अपने गार्डों पर चिल्लाया। इस प्रक्रिया में हॉकिंस ने भी अपनी पिस्तौल को बाहर निकाल दिया और उसके सिर पर निशाना साधा। पाजूम! एक लेजर की आवाज लिसा के गाल पर से गुजरी, बहुत कुछ बंद करने के लिए। वह महसूस कर सकती थी कि गर्मी उसके गाल पर उसके पास से गुजर रही थी। रिफ्लेक्सिवली रूप से उसने अपने कटाना के हैंडल को छोड़ दिया और अपना चेहरा ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तुरंत उसके दोनों कृत्रिम अग्रभाग यंत्रवत खुल गए और उसके चेहरे की रक्षा के लिए एक ढाल बनाने के लिए फैल गए। पिंग सामान! पिंग सामान! लेजर प्रोजेक्टाइल दो गार्ड की लेजर राइफलों से उस पर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। हर शॉट का इरादा मारने का था। उसकी बाहें सैन्य ग्रेड धातु कवच थीं और हर शॉट को विक्षेपित करती थीं, एक के लिए बचाकर। गोली उसके पेट में मारने के लिए उसकी बाहों के नीचे फिसल गई। इसके प्रभाव के बल ने उसे हमर की छत से गिरा दिया और वह दृष्टि से बाहर हो गई। चारों ओर चक्कर लगाओ और उसे खत्म करो, हॉकिंस ने जल्दी से आदेश दिया। दोनों गार्डों ने तुरंत अपनी बंदूकें तैयार करके वाहन के प्रत्येक तरफ चक्कर लगाया। जैसे ही लिसा जमीन पर उतरी, उसने अपने पेट की तरफ देखा। उसके सूट पर एक काले निशान से धुआं उठ रहा था जो लेजर को सोखने में कामयाब रहा था। उस जगह पर बहुत दर्द हो रहा था और उसकी सांस भी थोड़ी फूली हुई थी, लेकिन खून नहीं निकला। हालांकि अब आराम करने का समय नहीं था क्योंकि अधिकारी का आदेश सुनकर उसे पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। तेजी से रेंगते हुए लिसा हमर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी और उसने देखा कि एक गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उसकी बंदूक की नोक गाड़ी के किनारे पर पहुंची, उसने हमला कर दिया। लिसा ने अपने बाएं हाथ से बंदूक की नली ऊपर की ओर पकड़ी और दाएं हाथ से उसके सिर पर वार किया। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा थी, फिर भी उसने अपना हाथ लगभग तोड़ते हुए हमले को रोक दिया। फिर उसने उसके पेट पर घुटना तानकर जवाब दिया, लेकिन लिसा ने अपने दाएं हाथ से उसे रोक लिया। पीछे हटकर गार्ड ने गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया, ऊपर की ओर मुड़ी और बंदूक उसकी पकड़ से छीन ली। तभी दूसरा गार्ड उसके पीछे घूम गया। दूसरे गार्ड के इतने पास होने के कारण वह उस पर साफ निशाना नहीं लगा पाया। हालांकि उसने उसके पैरों पर एक मौका देखकर गोली चलाई, लेकिन चूक गया। इससे पहले की बात बिगड़ती, लिसा ने पहले गार्ड की वर्दी पकड़ ली और उसे अविश्वसनीय ताकत से दूसरे गार्ड के ऊपर फेंक दिया। स्तब्ध दूसरा गार्ड बच नहीं पाया और दोनों बांध की दीवार से सटकर ढेर हो गए। फिर चोरी की हुई लेजर राइफल कंधे पर रखकर लिसा ने दोनों सैनिकों के सिर में गोली मार दी और उन्हें तुरंत मार डाला। वह जल्दी से मुड़ी और हमर के चारों ओर घूमकर अकेले अफसर पर निशाना साधा। हालांकि वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पाव! खुशकिस्मती से उसने थोड़ा जल्दी ही गोली चला दी और उसका लेजर हमर की साइड विंडो से टकराकर गिर गया। लिसा जल्दी से हमर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। मुझे पता है कि आप पूर्व सैनिक हैं, मैं इतना बता सकता हूं। अधिकारी हॉकिंस ने हमर के पीछे अपना निशाना रखते हुए पुकारा। एफआर को धोखा देने का आपका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि यह वैसे भी मायने रखता है। हम इस भूमि को फिर से एकजुट करेंगे। आप बस सबमिट क्यों नहीं कर सकते? मुझे पता है कि आप रुक रहे हैं, लिसा ने पुकारा। वह अब मुश्किल से दूर से आ रहे हेलीकॉप्टर के ब्लेड सुन सकती थी। बोधगमय! हॉकिंस ने जोर से बात की। मैं अंततः पता लगा लूंगा। आप कौन हैं? जब मैं करता हूं तो आप समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर अधिकारी के पीछे पहाड़ के शिखर पर चढ़ गया था। लिसा अब अधिकारी पर गोली चलाने के लिए खुद को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी या उसे तुरंत हेलीकॉप्टर की बंदूकों से निशाना बनाया जाएगा। उसने जो लेजर राइफल ली थी
उसमें वैसे भी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने की शक्ति नहीं होगी। इसलिए उसने रुकने का फैसला किया, जरूरत पड़ने पर दौड़ने के लिए तैयार रही। हेलीकॉप्टर अधिकारी हॉकिंस के पीछे उतरा, हर दिशा में धूल और कचरे के टुकड़े फेंक दिया। हॉकिंस अपनी पिस्तौल को उठाकर और तैयार करके तेजी से पीछे की ओर चले गए। फिर हेलीकॉप्टर के साइड के दरवाजे पर चढ़ने से पहले जब वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया, लिसा ने आह भरी। उसने उसे भागने दिया था और यह पता लगाने का मौका खो दिया था कि एफआर यहाँ क्यों था। वह तब तक छिपी रही जब तक कि पीछे हटने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज पहाड़ के ऊपर गायब नहीं हो गई। लिसा फिर किसी भी उपयोग के लिए उसे लूटने के लिए हमर के खुले दरवाजों पर चली गई। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, स्कैनर फर्श बोर्ड पर पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया और पाया कि अधिकारी ने मूर्खतापूर्ण तरीके से चिप को अभी भी अंदर छोड़ दिया था। ब्लूप्रिंट उसके थे। आखिरकार एक छोटी सी किस्मत मेरे रास्ते में आ गई है। उसने हमर के इंटीरियर की खोज जारी रखने से पहले खुद को हंसा। दंगाइयों ने मैरियट होटल को घेर लिया था, जिसे ब्लैक रैट्स गिरोह अपने मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। दंगाइयों की संख्या 80 लोगों से बढ़कर लगभग 400 हो गई थी। गैंगस्टरों ने लॉबी और अन्य निकास द्वारों को बंद कर दिया था, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। नाथन डीस बैरिकेड पर कुल्हाड़ी घुमाते हुए सामने की ओर हमले का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरों ने अंदर जाने के इरादे से खिड़कियों को तोड़ने के लिए चट्टाने और फर्नीचर के पुर्जे फेंके। किसी को एक तैलीय कपड़ा मिला था, उसे आग लगा दी थी, उसे एक चट्टान से बांध दिया था और उसे दूसरी मंजिल की खिड़की में डाल दिया था। यह किसी ज्वलनशील चीज पर उतरा होगा, क्योंकि जल्द ही उस खिड़की से धुआं निकल रहा था। आग की लपटें भी तेजी से फैल गईं, क्योंकि कुछ ही देर बाद दूसरी खिड़की से धुआं निकलना शुरू हो गया था। अतिक्रमण करने वाली भीड़ अब हंगामा मचा रही थी। नीचे दंगों से अंधाधुंध चीख पुकार और चीखें गूंज उठीं, क्योंकि ब्लैक रैट्स के बॉस ने केवल 22 अन्य गिरोह के सदस्यों के साथ सुरक्षित ऊंचाई से देखा। अपनी बंदूक बैरल को वापस अंदर खींचते हुए ब्लैक रैट के लेफ्टिनेंटों में से एक टेरी गिरोह के बॉस को संबोधित करने के लिए घबराहट से मुड़ा। बॉस, हम क्या करने जा रहे हैं? उनमें से बहुत सारे हैं। बॉस गैरेट, एक मोटी मांसल जर्मनिक आदमी, बोलते समय मुस्कुराया। हमें नाव गोदी के लिए एक ब्रेक बनाना होगा और अपने जहाज पर चढ़ना होगा। हमें बाद में यह पता लगाने के लिए वापस आना होगा कि कौन जिम्मेदार है और बी को मार डालो। टेरी ने घबराकर कहा, हमारी लूट के बारे में क्या? क्या उस सारी नकदी को छोड़ना एक बुरा विचार नहीं होगा? गैरेट मुस्कुराया, इन बेवकूफों को हमारा भंडार कभी नहीं मिलेगा। गैरेट ने तब कमरे के चारों ओर जमा गैंगस्टरों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। फिर दालान का दरवाजा खोलते हुए गैरेट ने उन्हें हताश नजर से देखा। क्या आप आ रहे हैं? या आप निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? गैरेट के सख्त स्वर से गैंगस्टर तुरंत अपनी घबराहट की स्थिति से बाहर निकल गए और वे सभी हॉल में चले गए। वे घुमावदार सीढ़ी से नीचे और होटल के पीछे चले गए, जहां इन बंद दरवाजों के बाहर प्रदर्शनकारियों की संख्या सामने की लॉबी जितनी नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाओ। आप में से बाकी लोगों के लिए, गैरेट ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पुरुषों ने यह दिखाने के लिए आधा सभ्य, घबराया हुआ जयकार दिया कि वे जाने के लिए तैयार थे। कुछ गैंगस्टरों ने अपनी बंदूकें तैयार की, जबकि अन्य ने उनके हाथ से पकड़े गए हथियारों को पकड़ लिया। हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करो और सीधे नाव की ओर जाओ। तैयार? जाओ, गैरेट चिल्लाया, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। दंगाई एक पल के लिए हैरान रह गए जब दरवाजे खुल गए, लेकिन उनका आश्चर्य डर में बदल गया जब गैंगस्टर बंदूकों की फायरिंग और हथियारों के साथ बाहर आ गए। गैंगस्टरों ने आसानी से अप्रत्याशित दंगाइयों को तोड़ दिया और जल्दी से लकड़ी के गोदी से नीचे एक बड़ी 50 फुट की आनंद नाव की ओर गिर गए, जो नौका विहार पर्ची के बीच में डॉक की गई थी। पीछे के दंगाइयों में से कोई जल्दी से सामने की ओर दौड़ा और चिल्लाया कि गैंगस्टर भाग रहे हैं। नाथन ने यह सुना और अपनी कुल्हाड़ी को ऊंचा कर दिया और बाकी लोगों को पीछा करने के लिए चिल्लाया। भीड़ धीरे धीरे होटल के चारों ओर सामूहिक रूप से घूमती रही। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैंगस्टर की नाव पहले से ही डॉक से बाहर निकलकर खुली नदी पर आ रही थी। गैंगस्टर अपनी बंदूकें लहरा रहे थे और किनारे पर मौजूद लोगों पर ताना मार रहे थे। एक ने डॉक पर लोगों पर भी चांद लगाया। एक दंगाई ने उन पर एक चट्टान फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह कम पड़ गया और गैंगस्टर इस अल्प प्रयास पर पूरे दिल से हंसे। नाथन जोर से बड़बड़ाया, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर भीड़ की तरफ मुड़कर नाथन जितनी जोर से हो सका चिल्लाया, यह हमारी जीत है। कायर भाग रहे हैं। भीड़ खुशी से अपने अपने हथियार लहराते हुए, या जो भी वे दंगा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खुशी से जयकार कर रही थी। हालांकि नाथन अभी खत्म नहीं हुआ था।
वह जानता था कि उन्हें बदमाशों को फिर से इकट्ठा होने से रोकना होगा। वे नदी की ओर भाग गए होंगे, लेकिन उन्हें कहीं तो उतरना ही होगा। इसलिए हम में से कुछ लोगों को उनका पीछा करते रहना होगा, नाथन ने अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठाने से पहले कहा। बाकी हम जानते हैं कि शहर में और भी काले चूहे हैं, चलो उन्हें पकड़ते हैं। भीड़ ने एक बार फिर जयकारे लगाए और फिर सड़कों और पूरे शहर में बिखरने लगी। कुछ दंगाई नाथन के साथ ही रहे। एक लंबा, दुबला-पतला, घनी दाढ़ी वाला आदमी उसके पास आया। तुम ही हो जिसने यह दंगा शुरू किया? उसने कर्कश स्वर में पूछा। मैं हूं, नाथन ने सपाट उत्तर दिया। ठीक है, अब आप हमारे बॉस हैं और मेरा समर्थन है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन गैंगस्टरों के खिलाफ खड़ा हो सके और इस शहर को एकजुट कर सके। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसके पीछे 2 दर्जन अन्य लोगों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। क्या आप वह व्यक्ति होंगे? नाथन को अपने अंदर उत्साह का एक झटका महसूस हुआ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सर।